हेलो एवरीवन, आज है हमारा आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आइसोमेरिज्म की टाइप्स की सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमने आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आइसोमेरिज्म हमारे दो टाइप के थे। पहला था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर आपने आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर्स का तो हमें पता ही है कि दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, दो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट होती है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड वो डिफरेंट हो जाती है। उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ कि हमारे पास में प्लेटिनम है और इसके पास में 4 टाइप के लिगेंड्स अटैच हैं इस तरीके से। जैसे मैंने ये सिंबल थोड़ा उल्टा लगा दिया, सॉरी। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक यहाँ पे NH3 लगा दिया, एक यहाँ पे मैंने NH3 लगा दिया, एक यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मेरा ये बन गया। अब मैं क्या करूँ, ये जो अरेंजमेंट मैंने कर रखी है लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, अगर मैं इन्हें चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से अगर मैं इन्हें बना लूँ, जैसे प्लेटिनम, अब मैं यहाँ पे NH3 लगा देता हूँ, एक NH3 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया और एक क्लोरीन हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोनों सेम है। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक प्लेटिनम है, 2 NH3 हैं और 2 क्लोरीन है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो ये लिगेंड्स की मैंने अरेंजमेंट करी है वो क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो ऐसे ही दो कंपाउंड जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट होती है अगर वो डिफरेंट होती है तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। देखो, डेफिनेशन में क्या है, 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। दो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड वो डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आपके दो टाइप के होते हैं। देखो, जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये आपके दो टाइप के होते हैं। देखो, पहला टाइप कौन सा होता है, पहला टाइप होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म। और दूसरा इसका टाइप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, देखो, मेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, हम उन दो डिफरेंट कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब सेम टाइप के लिगेंड, जो आइडेंटिकल लिगेंड होते हैं अगर उनकी अरेंजमेंट हम डिफरेंट कर दें तो उसे बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे देखो, हमने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है इसके अंदर ये 2 NH3 जो मॉलिक्यूल थे वो एक जैसे मॉलिक्यूल है, यानी हम इसे बोलेंगे आइडेंटिकल लिगेंड्स। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन भी आइडेंटिकल लिगेंड है, तो यहाँ पे हमने दो जो लिगेंड हमने लगाए हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिए, यहाँ पे भी हमने एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिए, लेकिन दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो आइडेंटिकल लिगेंड लगाए हैं वो अपोजिट पोजीशन पे लगा दिए। तो इसी टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट पाई जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आपके दो टाइप हो जाते हैं, एक तो होता है आपका सिस आइसोमर और दूसरा होता है आपका ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, आइसोमर। तो यहां पे क्या कहते हैं, सिस आइसोमर क्या होते हैं, अगर हम दो आइडेंटिकल लिगेंड्स को एडजेसेंट साइड पे लगा रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर हम दो आइडेंटिकल लिगेंड्स को अपोजिट साइड्स पे लगा रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे हम सिस आइसोमर को क्या कहेंगे, यहाँ पे लिगेंड्स जो आइडेंटिकल लिगेंड होंगे वो एडजेसेंट साइड पे अरेंज होते हैं, और जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो अपोजिट साइड्स पे अरेंज होते हैं, अपोजिट साइड। तो आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देख के क्या कहते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो आइडेंटिकल लिगेंड है वो तो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, जिसके कारण ये वाला जो आइसोमर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस आइसोमर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं वो अपोजिट साइड्स पे अटैच हैं, और अगर अपोजिट साइड्स पे अटैच हैं तो आप इस आइसोमर को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर।
तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आप उस कॉम्प्लेक्स में कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें सिस और ट्रांस पोजीशन बन रही होती हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस और ट्रांस दोनों टाइप की अगर अरेंजमेंट हो सकती हैं तो आप बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अदरवाइज अगर केवल सिस आइसोमर बन रहा है, ट्रांस नहीं बन रहा है, तो हम उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के अंदर आप लिखेंगे द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टू आइडेंटिकल लिगेंड, जिसके पास में दो आइडेंटिकल लिगेंड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और सिस आइसोमर हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या होती हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे आइडेंटिकल लिगेंड लगाए जाएं। और ट्रांस आइसोमर हम उसे बोलते हैं जिसमें आइडेंटिकल लिगेंड्स अपोजिट साइड्स पे लगाए जाएं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसे कहेंगे? उस आइसोमेरिज्म को कहेंगे जिसके अंदर सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन बन रही होती हैं, उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे शो करता है, वो टेट्राहेड्रल के अंदर कैसे शो करता है, वो स्क्वायर प्लानर के अंदर कैसे शो करता है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे शो करेगा। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कैसे शो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लानर कैसी शेप होती है ना। तो हम यहाँ पे एक जनरल शेप बना लेते हैं स्क्वायर प्लानर की। इस तरीके से मेटल होता है, यहाँ पे लिगेंड्स अटैच होते हैं। यहाँ पे मैं पहला लिगेंड अटैच कर देता हूँ, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। इस तरीके से 3 और 4 मैंने लिगेंड्स अरेंज कर दिए हैं। तो इस टाइप की जो शेप होती है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो शेप्स बनी हुई हैं ये भी क्या है, स्क्वायर प्लानर शेप ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा? जब ये सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स बनाएगा, तब हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे दोनों पोजीशन देखेंगे हम कि सिस पोजीशन कौन सी है और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है। तो देखो इसके अंदर सिस पोजीशन कौन कौन सी है। तो सिस पोजीशन आप बताएंगे कि पहली और दूसरी ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, दूसरी और तीसरी ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, तीसरी और चौथी ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, और चौथी और पहली ये भी एडजेसेंट पोजीशन है। और एडजेसेंट पोजीशन हमारी कौन सी होती थी? सिस आइसोमर की होती थी। तो ये सारी पोजीशन हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो 1 2 2 3 3 4 और 4 1, ये वाली सारी की सारी सिस पोजीशन है। अब देखेंगे क्या ये ट्रांस पोजीशन भी बना रहा है। तो देखो ट्रांस के अंदर कौन कौन सी पोजीशन है? 1 3 और 2 4, तो ये ट्रांस हो जाएंगी 1 3 और 2 4। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया कि ये जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होता है इसके अंदर सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन बन सकती हैं। और अगर ये दोनों पोजीशन बन सकती हैं तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये शो करेंगे भाई, बिल्कुल शो करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस होते हैं जो स्क्वायर प्लानर होने के बावजूद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो हमारे पास में कौन कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। एक तो हमारे पास में इस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस बन सकता है M और A4। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तो मेटल होगा और 4 के 4 लिगेंड सेम पाए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स लिख दूं FeCN4 हो गया। तो इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या वो सिस और ट्रांस बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि चारों पोजीशन पे क्या आ गई? सेम लिगेंड्स आ गए। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो सेकंड कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अब देखो दूसरे कौन से कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं जो स्क्वायर प्लानर बना सकते हैं? MA3B। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं कि 3 तो सेम टाइप के लिगेंड हैं और एक अलग टाइप का लिगेंड है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो मान के चलते हैं कि 3 सेम हो गए और यहाँ पे सेम आ गया, तो सिस पोजीशन तो हमें दिखाई दे जाएंगी लेकिन ट्रांस तो नहीं बनेगी ना। और ट्रांस नहीं बनेगी इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दोनों पोजीशन बननी चाहिए, सिस भी बननी चाहिए और ट्रांस भी बननी चाहिए, तब जाके होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अब तीसरे टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखो इस टाइप के, कि हमारे पास में मेटल हो सकता है और 2 लिगेंड एक टाइप के और 2 लिगेंड एक टाइप के। जैसे देखो हमने यहाँ पे बना रखा था 2 लिगेंड एक टाइप के और 2 लिगेंड एक टाइप के। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा था कि सिस भी बन रहा था और ट्रांस भी बन रहा था, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये बना लेंगे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये भी शो कर सकते हैं। और एक और टाइप होती है कॉम्प्लेक्सेस की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, उसे आप याद रखेंगे। वो टाइप है आपकी मेटल A2BC। देखो
यहाँ पे ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि दो लिगेंड तो एक टाइप के हो गए और दो लिगेंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखो जैसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दी और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दी। तो एक तो इस तरीके से बन सकता है, देखो यहाँ पे सिस पोजीशन आ रही है। और दूसरा मैं किस तरीके से बना सकता था इनको, देखो यहाँ पे मैं ब्रोमीन अटैच करवा देता और यहाँ पे NH3। तो NH3 वाली तो सिस हो गई, यहाँ पे NH3 वाली ट्रांस हो गई। तो यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्सेस के टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो आप बताएंगे कि ये वाले कॉम्प्लेक्सेस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये थे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आप बताते हैं कि कौन कौन से टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है या नहीं होता है। देखो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है। तो शेप कैसी होती है इसकी, देखो हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास में मेटल है, एक लिगेंड हमने यहाँ पे लगा दिया, एक लिगेंड हमने यहाँ पे लगा दिया, एक हमने यहाँ पे लगा दिया और एक हमने यहाँ पे लगा दिया, इस तरीके से। तो जो ये वाली शेप होती है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसके अंदर अगर सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन अगर बन रही हैं तो हम इसे कह देंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे सिस कौन कौन सी पोजीशन है, तो आप क्या बताएंगे, देखो एक तो क्या है, एक के 2 एडजेसेंट लग रहा है, एक के 4 भी एडजेसेंट लग रहा है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक के 3 भी क्या है, एडजेसेंट में लग रहा है। कैसे? क्योंकि अपोजिट हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल अपोजिट में हो। देखो इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई लिगेंड होता तो हम उसे अपोजिट में कहते, लेकिन यहाँ पे कोई अपोजिट में है ही नहीं, यहाँ पे तो सारे के सारे क्या हैं, एडजेसेंट हैं। तो आप यहाँ पे बताते हैं कि नो अपोजिट लिगेंड्स, कि यहाँ पे कोई भी अपोजिट लिगेंड नहीं है। ऑल आर एडजेसेंट टू वन अनदर, कि सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट में हैं, कोई भी अपोजिट लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिस कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, देखो एक तो 1-2 हो सकती है, दूसरी 1-4 हो सकती है, और तीसरी कौन सी हो सकती है, 1-3 हो सकती है। तो अगर आपसे ट्रांस अगर कहता है तो ट्रांस के अंदर यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते थे, हम केवल उन्हें कहते थे जो सिस और ट्रांस दोनों टाइप की पोजीशन बनाए। तो यहाँ पे तो केवल ये सिस ही बना रहा है, तो आप कहेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप ये बता देते हैं। देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि किस तरीके की इसकी शेप होती है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल किस टाइप की शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है, इस तरीके की। देखो यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये जो ज्योमेट्री होती है ये ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री होती है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर शो करेगा, ऐसी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर शो करता है जिनके अंदर सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि सिस पोजीशन कौन कौन सी बन सकती हैं। देखो कौन कौन सी हैं, 6-2 ये भी एडजेसेंट में है, 2-3 ये भी एडजेसेंट में है, 3-5 ये भी एडजेसेंट में, 5-6 भी एडजेसेंट में है। और ये देखो 1 के 2 भी एडजेसेंट में है, 3 भी एडजेसेंट में है, और 1 के 6 भी एडजेसेंट में है, और 5 भी एडजेसेंट में है। और ये देखो 4 के 5 भी एडजेसेंट में है, 6 भी एडजेसेंट में है, और देखो 4 के 3 भी एडजेसेंट में है, और 4 के 2 भी एडजेसेंट में है। तो ये सारी की सारी पोजीशन कौन सी हो जाएंगी, सिस पोजीशन हो जाएंगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे सिस पोजीशन सारी की सारी। देखो 2 के 3 एडजेसेंट में है, 3 के 5 है, 5 के 6 हैं, और 6 के 2 है। फिर एक वाली लिख लेते हैं। देखो 1 के 2 भी एडजेसेंट में है, 1 के 6 भी एडजेसेंट में है, 1 के 3 भी एडजेसेंट में है, और 1 के 5 भी एडजेसेंट में है। तो ये सारी सिस। फिर और कौन कौन सी हैं, देखो फिर 4 वाली लिख लो, 4 के 5 भी एडजेसेंट में है, 4 के 6 भी एडजेसेंट में है, 4 के 3 भी एडजेसेंट में है, और 4 के 2 भी एडजेसेंट में है। तो ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो सिस पोजीशन होती हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रांस कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। देखो ट्रांस में कौन कौन सी हैं, 1 के 4 है, 2 के 5 है, और 6 के 3 है। तो लिख लो 1 के 4, 2 के 5 और 6 के 3। तो ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो सिस और ट्रांस को शो करती हैं। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कई सारी वेराइटीज हो जाती हैं कॉम्प्लेक्सेस की, कि कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप से बनते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, देखो वेराइटीज कौन कौन सी होती हैं।
एक हमारे पास में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, इस टाइप का अगर मैं कॉम्प्लेक्स लगा दूं FeCN6, तो इसमें साइनाइड 6 के 6 लिगेंड एक टाइप के हैं। और अगर सारे के सारे एक टाइप के आ जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप इसकी बन जाती है मेटल, और यहाँ पे हो जाएगा A5 और B, यानी 5 लिगेंड एक जैसे और एक लिगेंड एक जैसा। तो इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। फिर आप बताते हैं कि तो शो कौन सा करेगा, तो शो कर सकता है Ma2B4। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिस भी पोजीशन आ जाती है और ट्रांस भी आ जाती है, तो आप बताते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा, क्योंकि दोनों पोजीशन बन रही हैं, सिस भी बन रही हैं और ट्रांस भी बन रही हैं। नेक्स्ट आप बता देते हैं, जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस बनता है Ma3B2C, यानी 3 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे और एक लिगेंड अलग हो जाता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में भी सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन आ जाती हैं, तो आप कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट और कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं, तो आप बताएंगे कि Ma3 और B3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला हरियाणा बोर्ड या मतलब जो बोर्ड्स वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे HBSC या और कोई सा जो बोर्ड होता है उसे काफी ज्यादा पसंद है। यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस। देखो इस टाइप से कि हम ले लेते हैं Fe, यहाँ पे हमने लगा देते हैं NH3 और यहाँ पे हम लगा देते हैं साइनाइड भी 3 लगा देते हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर सिस और ट्रांस कैसे पोजीशन बनती हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर सिस और ट्रांस की जगह 2 अलग टाइप के आइसोमेरिज्म आते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैक और मर आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, फैक यानी फेसियल और मर यानी मेरिडोनियल। इस टाइप के आइसोमर शो होते हैं इसके अंदर, और अगर इस टाइप के आइसोमर शो होंगे तो हम बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देख लेते हैं कि फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म किस तरीके से शो करे जाते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो हमने इसका एग्जांपल ले लिया, देखो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी क्या है, इसी तरीके का कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखो हम बना सकते हैं इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। एक तरीके से मैं इस तरीके से इनको अरेंज कर दूं, इस तरीके से मैंने कर दी है अरेंज। यहाँ पे मैंने साइनाइड लगा दिया, यहाँ पे साइनाइड लगा दिया और यहाँ पे साइनाइड लगा दिया। तो इस तरीके से एक ज्योमेट्री बन सकती है। दूसरी ज्योमेट्री बन सकती है इस तरीके से, देखो हमने यहाँ पे लगा दिया, एक मैंने यहाँ पे NH3 लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे मैंने साइनाइड लगा दिया, एक साइनाइड यहाँ पे लगा दिया, एक साइनाइड यहाँ पे लगा दिया। दूसरा इस तरीके से बन सकता है। तो इसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि यहाँ पे इन वाले कॉम्प्लेक्सेस में देखो इस तरीके की आपको एक ट्रायंगुलर प्लेन दिखाई देगा। ये बन गया इनके बीच में ट्रायंगुलर प्लेन, यानी सेम टाइप के लिगेंड के बीच में अगर ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं फेसियल आइसोमेरिज्म। उसे हम क्या बोलेंगे, फेसियल आइसोमेरिज्म। तो आप कहेंगे कि ये फैक आइसोमर शो करता है। और यहाँ पे देखो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में भी क्या बन रहा है, देखो ये जो 3 टाइप के लिगेंड हैं ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगुलर प्लेन बना रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे साइनाइड में अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगुलर प्लेन बना रहे हैं। तो अगर सेम टाइप के लिगेंड के बीच में ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है तो आप उन आइसोमर्स को बोलते हैं फैक आइसोमर या फिर फेसियल आइसोमर। तो ये दोनों के दोनों जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने किसकी बनाई हैं, फेसियल आइसोमर की बनाई हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेरिडोनियल आइसोमर की शेप आप कैसे बनाएंगे। तो देखो उसके अंदर आप कैसे बनाएंगे, ये हमने आयरन बना लिया, यहाँ पे हमने ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना ली, यहाँ पे हमने NH3 अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने NH3 अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हमने NH3 लगा दिया। तो इस टाइप की ज्योमेट्री जिसके अंदर ट्रायंगुलर प्लेन नहीं बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे मेरिडोनियल आइसोमर या फिर मर आइसोमर। तो ये हो जाते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये लास्ट वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फैक और मर आइसोमर बनते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जिसमें फैक और मर आइसोमर बन जाएं वो क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। और अगर एक बन रहा है दूसरा नहीं बन रहा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप ये याद रखेंगे। अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ, जिसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो
स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया कि जो सिस और ट्रांसपोजिशन शो करता है उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। सेकंड आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल रोटेशन एंगल क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, कायरल कंपाउंड क्या होता है और एकायरल कंपाउंड क्या होता है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले, वो है ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन, तो इसके अंदर आप क्या बताते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर कि मान के चलते हैं कि हमारे पास में क्या है कि कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, बिल्कुल जो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है। तो हमारे पास में मान के चलते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट करा रहे हैं। ये हमने सॉल्यूशन बना लिया यहाँ पे, और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हमारा मतलब है कि वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में मोड़ दे या लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दे। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ पा रहा है तो हम उसे कह देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से जाएगी सॉल्यूशन के अंदर से, ये लाइट जो है वो या तो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, देखो इस तरीके से, या फिर ये लाइट मुड़ जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे मोड़ दी। और ये मुड़ने के बाद में कुछ एंगल बना लेती है नॉर्मल के साथ में। देखो यहाँ पे ये एंगल बना रही होगी नॉर्मल के साथ में, ये हमने थीटा एंगल कह दिया, यहाँ पे हमने कह दिया कि ये क्या बन गया, थीटा एंगल बन गया। और ये जो थीटा एंगल होता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन एंगल। ऑप्टिकल रोटेशन एंगल इसका नाम होता है। और अगर ये लाइट, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर इस लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ रहा है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड हम उसे कह देंगे। और अगर ये कंपाउंड इस लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ता है तो हम इसे कह देंगे लेवियो रोटेटरी कंपाउंड। लेवियो रोटेटरी कंपाउंड। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो हम ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि ये किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी होती है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देती है या राइट डायरेक्शन में मोड़ देती है। अगर ये राइट डायरेक्शन में मोड़ती है तो इसे कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ता है तो इसे कहा जाता है लेवियो रोटेटरी कंपाउंड। और ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ में या फिर ऑप्टिकल रोटेशन प्रोसेस के दौरान ये जो एंगल बनाता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन एंगल। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सारी डेफिनेशंस को लिखना कैसे है। आप लिखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कि ये किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी होती है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आइदर वन डायरेक्शन, कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एक डायरेक्शन में मोड़ दे, या तो लेफ्ट मोड़ दे या राइट मोड़ दे। ठीक है, फिर आप बताते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन एंगल क्या होता है। देखो जो ये बन रहा है इसके अंदर आप बताते हैं कि द रोटेशन एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि जो रोटेशन एंगल बनता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का उसे आप बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन एंगल, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा के द्वारा। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड की आप डेफिनेशन क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सच कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन, कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। और लेवियो रोटेटरी की आप बताते हैं कि सच कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन, कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। तो ये थी उनकी कुछ डेफिनेशंस। अब क्या होता है, अब हम देखेंगे कि ये जो थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ना, जिसे हम ऑप्टिकल रोटेशन एंगल कह रहे हैं, जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये जो थीटा एंगल होता है इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। और इस सॉल्यूशन की जो पाथ लेंथ होती है, देखो ये वाली जो लेंथ होती है इस सॉल्यूशन की, इसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। देखो होता क्या है कि ये जो थीटा एंगल होता है ना, जिसे हम ऑप्टिकल रोटेशन एंगल कह रहे हैं, ये जो थीटा एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है कंसंट्रेशन के। और सेकेंड ये पाया जाता है पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पाया जाता है। तो अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सो वी कैन राइट, मैं क्या लिख सकता हूं, सो वी कैन राइट,
मैं लिख सकता हूं कि जो थीटा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ के। तो यहां पे अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो ये लग जाता है अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा कंसंट्रेशन इनटू एल। देखो यहां पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, लेकिन यहां पे आप इसे अल्फा कहते हैं, अल्फा, या फिर आप दूसरे नाम से भी आप इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक, दूसरा इसका नाम है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, तो आप इसके दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, देखो अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में सी और एल, ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। और यहां पे अगर मैं कंसंट्रेशन और लेंथ की वैल्यू 1 मान लूं, जैसे देखो यदि मैं इफ कंसंट्रेशन जो है वो मैं ले लूं कि 1 मोलर है और जो पाथ लेंथ है एल है उसकी वैल्यू मैं क्या मान लूं कि 1 मीटर है, अगर मैं ये वैल्यू मान लेता हूं तो जो ये अल्फा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाता है थीटा के। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो किसके बराबर होता है, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल के बराबर होता है, जब कंसंट्रेशन और लेंथ दोनों क्या ले ली जाएं, जब यूनिटी में ले ली जाती हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल किसके बराबर आ जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल के बराबर आ जाता है। तो आप स्पेसिफिक रोटेशन एंगल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन, ये किसके बराबर होता है, ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर होता है, व्हेन कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी, जब पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की दोनों अगर हम यूनिटी में ले लेते हैं तो जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो किसके बराबर आ जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल के बराबर आ जाता है। तो ये थी इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं कि जो ये हम बार बार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह रहे हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ रहा है, वो आखिर होते कौन से हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, और कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, अब हम उनको पहचानते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, इन्हीं को कायरल कंपाउंड कहा जाता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, इन्हें कहा जाता है एकायरल कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होने के लिए इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो कंडीशन है वो है, पहली तो है कि हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि इसके पास में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री से हमारा क्या मतलब है, देखो जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास में ए टाइप का कोई कंपाउंड है और अगर मैं इस ए टाइप के कंपाउंड को बीचों बीच में से अगर मैं काटूं और इन्हें फिर फोल्ड करूं तो ये दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाएगा। सुपर इंपोज होने का मतलब है कि इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्रेजेंट है। सिमिलरली जैसे मैं दूसरा कंपाउंड ले लूं, जैसे मेरे पास में बी टाइप का मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स है और इसे अगर मैं बीचों बीच में से अगर मैं काट देता हूं और फिर इसे फोल्ड करूंगा तो ये भी सुपर इंपोज हो जाएगा, एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर लेगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि इसके पास में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अगर मैं सी टाइप का कोई कंपाउंड ले लूं और इसे बीचों बीच में से काट के फोल्ड करूं तो ये भी एक दूसरे को कवर कर लेगा, इसका मतलब इसके पास में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर किसी कंपाउंड के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप कहेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसकी ये कंडीशन होती है कि इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इनके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कौन से कंपाउंड हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आप उन्हें कहेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास में पी टाइप का कोई कंपाउंड है, इसे आप कैसे भी काटोगे ये फोल्ड करके सुपर इंपोज नहीं होगा, और सुपर इंपोज नहीं होगा इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एस टाइप का कंपाउंड है, आप इसे किसी तरीके से भी काट लो ये सुपर इंपोज नहीं होगा, इसका मतलब इसके पास में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इनकी क्या क्या कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, पहली तो कहता है कि इसके पास में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इनमें नहीं है। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि इट इज नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स इमेज, कि उसकी जो इमेज होगी वो नॉन सुपर इंपोजेबल, यानी देखो इस टाइप से होनी चाहिए, इस टाइप से कि उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर मतलब बिल्कुल सुपर इंपोज ना करे, बिल्कुल कवर अप ना हो। अगर कवर अप हो गई इसका मतलब सुपर इंपोज है, और कवर अप नहीं हो रही है इसका मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल। देखो इस तरीके से, जैसे मैं कह दूं इस तरीके से है तो ये सुपर इंपोज नहीं कर रही है, तो इनकी क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। लेकिन इनकी क्या होगी, इट इज सुपर इंपोज टू ऑन इट्स इमेज, कि ये क्या होंगी, अगर इनको कवर अप करेंगे ना तो दोनों क्या हो जाएंगी, सुपर इंपोज हो जाएंगी। इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीचों बीच से अगर मैं काट देता हूं और फिर इन्हें फोल्ड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। और सुपर इंपोज अगर हो रहा है इसका मतलब इसके पास में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कौन सा कंपाउंड है,
ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो आप कहते कि ये कौन सा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमें पहचानना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, कायरल कौन सा होता है, या फिर अकायरल कौन सा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है। तो ये थी हमारे कुछ बेसिक्स टर्म्स जिसे हमें पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।